अगर उन लोगों से ही हम महफूज नहीं रहेंगे, वाई असेंबली के मेंबर्स, उनकी जिंदगियों में और अयाशियां, गरीब के मसाइल होते क्या है? क्या बात है, तू इतना दुखी क्यों है, तू रोता क्यों है? लोग आपको गालियां निकालते हैं, लोग इंतहाई तंग हैं, खुदकुशियों पर मजबूर हैं। ये झूठ बोल रहा है, कहा कि इनको जरा फैंटी लगाइए। लोग खुदकुशियों पर मजबूर होते हैं और उनको पता ही नहीं है गरीब के मसाइल हैं क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। नाज़रीन, लास्ट 12 आवर्स के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर अभी तफसील से बात करेंगे। मगर मैं आपको बताती चलूं कि क्योंकि ये इस टाइम पे बजट टाइम चल रहा है, पहले वफाकी बजट आया, फिर पंजाब का बजट आया, और आज जब मुझे नहीं पता कि किस टाइम पे आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, मगर जिस टाइम पे अब मैं कर रही हूँ, इसके थोड़ी ही देर के बाद सिंध का बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। वफाकी बजट के हवाले से अगर मैं कहूँ तो ये टैक्सेस से भरपूर बजट था, और बजट के जो फजाइल बताने के लिए हमारे वजीर खजाना साहब जब आए तो वो उनके लिए खुद बहुत बड़े मसाइल खड़े हो गए, और ऐसा लग रहा था कि वो क्या फसाइल बताएंगे उनके, वो तो खुद मसाइल का शिकार है, वो खुद बहुत परेशान नजर आए, और कई दफा उन्होंने अपने गुस्से पे भी कंट्रोल किया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े घबराए घबराए से वजीर खारजा जो है वो आए, और खुद बहुत कोशिश करते रहे वो ये कि वो मुस्कुराए और ये शो करें कि वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सेक्रेटरी खजाना से जब वो बात कर गया और सेक्रेटरी खजाना की तरफ देखते थे तो आगे से बड़ा ब्लाइंड किस्म का, बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स सेक्रेटरी खजाना का भी हमें नजर आता था। जहां तक बात करें हम महंगाई की, तो आज सुबह सुबह एक खबर देख रही थी मैं कि कराची के लोग ये कह रहे थे कि जी रात को जब हम सोए थे ना, तो जो दूध था ना जी वो 200 रुपए के किलो था, और जब हम सुबह उठे तो 220 रुपए किलो जो है वो दूध हो चुका हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि अवाम बच्चों को, अपनों को एक दूध की फैसिलिटी जो है वो कैसे दे और कैसे वो कहता है फुलफिल करे। इसी के अकॉर्डिंग अगर एक क्वेश्चन पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सहाफी ने किया कि जी गरीब अवाम की के ऊपर जो दूध के ऊपर टैक्स लगाया गया है, और लग्जरी जो आइटम्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स कम किया गया, और स्पेशली आपके जो उनसे वजीर हैं और आपके पार्लियामेंटेरियन बजट्स जो है, आपकी कबीना का बजट जो है, उसको उस पे जो ये दूध पे कट लगा के शायद उनका बजट बढ़ाया गया। तो वजीर खजाना ने आगे से ये कहा था कि ये दूध आपको पता है कौन पीता है? ये वो लोग पीते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है। आप किस दुनिया में रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती। मैं एक कहावत पढ़ रही थी आज, चाहती हूं कि थोड़ी सी आपसे शेयर कर लूं। एक स्टोरी है, बल्कि कहावत भी नहीं कहेंगे, एक स्टोरी है। एक बादशाह को ना सुबह सुबह आदत थी अपने शेव करवाने की, और बड़े बैठ के वो शेव करवाता था, अपना वो नाई बुलाता था और उससे शेव करवाता था, कटिंग करवाता था, और उनका जो वजीर इतलात होता था ना, वो उनके पास खड़ा होकर उतनी देर मुल्की हालात उन्हें सुनाया करता था। तो जैसे वो मुल्की हालात सुना रहा होता था कि बादशाह सलामत, अवाम इतनी खुश है, बादशाह सलामत आज मुल्क में ये तरक्की होगी, बादशाह सलामत आज मुल्क में वो तरक्की हो गई, तो जनाब अली वो जो बादशाह को फील होता था कि उसके कंधों के ऊपर या कभी सर के ऊपर या कभी कहीं पे पानी का कोई ड्रॉप गिरता है। 2-3 दिन की इस कार्रवाई के बाद बादशाह ने उस नाई की तरफ यूं मुड़ के देखा और पूछा कि क्या, तो वो देखता था कि उसके आंसू गिर रहे थे। उन्होंने कहा बता क्या बात है, तू इतना दुखी क्यों है, तू रोता क्यों है? तो उसने कहा बादशाह सलामत, मैं बड़े दिनों से ये बात नोट करता हूं कि ये जो आपका वजीर इतलात है, ये जो आपके पास आके स्टोरी सुनाता है, स्टोरी इसके एन ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। कोई इससे स्टोरी मिलती जुलती नहीं है। मुल्क की हालात बहुत खराब है, लोग महंगाई से पिस रहे हैं, लोग आपको बद्दुआएं देते हैं, लोग आपको गालियां निकालते हैं, और लोग इंतहाई तंग हैं, खुदकुशियों पर मजबूर है। तो बादशाह सलाम ने कहा अच्छा। उन्होंने अपने वजीर इतलात को बुलाया और कहा कि तू मेरे से आज तक झूठ बोलता रहा है, आज से तू मेरा नाई है, और ये जो मेरा नाई है ना, ये वजीर इत्तलात है, क्योंकि इसने मुझे मुल्क की हालात की सही खबर दी है। ले जी, चंद रोज गुजरे, पहले नाई ने आके रोज एक खबर देना कि जी आज मुल्क की हालात ये हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेहतरी की साइड पे जाएं। अब मुल्क की हालात ये हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। वो पुरानी वाली बातें करता, लेकिन साथ ही ये कहता कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी की साइड पे जाए। करते करते कोई 10-15 दिन और महीने के बाद उसने भी वही खबरें सुनानी शुरू कर दी जो गुज़िश्ता
वजीर इत्तलात सुनाता था वही ये कहने लग गया, जनाब आली अब मुल्क की हालात बहुत अच्छे हैं, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, झोलियां उठा उठा के। इंशाल्लाह मैंने बहुत काम किया, हर जगह पे हर वजीर के ऊपर मैंने चेक रखा हुआ है और सारे महकमे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक दिन तंग आके जो वजीर इत्तलात थे, जो अब नाई का रुतबा रख चुके हुए थे, वो कहने लगे बादशाह सलामत ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुल्क की हालात बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे दौर में थे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बादशाह सलामत ने दोनों को पकड़ लिया और सामने बैठा लिया और कहा कि इनको जरा फेंटी लगाई जाए। फेंटी लगाते हुए दोनों ने कहा कि बादशाह सलामत ना मैं झूठ बोलता था ना ये झूठ बोलता है, और हम दोनों जो है अपने अपने लेवल पे सच्चे हैं। दरअसल होता यह है बादशाह सलामत के, जब आप हमें किसी वजारत का रुतबा देते हैं या किसी बड़े ओहदे पे फाइज करते हैं तो हम उस तबके में से निकल जाते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन तबके को कोई परेशानी होती है, जो लोग खुदकुशियों पर मजबूर होते हैं, जो लोग अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर होते हैं, उस तबके से हमारा राब्ता टूट जाता है। हम महलों में, अमीर लोगों में, वजीरों में, सफीरों में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और उठा के आपको हमें पार्लियामेंटेरियन हाउस में बैठा दिया जाता है, हमें पार्लियामेंटेरियन गैलरीज में हम चले जाते हैं, हम पार्लियामेंट हाउस पे हम रहते हैं अपने सेक्रेटेरिएट्स के अंदर, हम इस्लामाबाद आ जाते हैं, मैं आपकी मिसाल दे रही हूँ, और जाके हम रहते हैं लॉन्चेस के अंदर। तो हम उन लोगों से मिलते ही नहीं, अपने हल्के के अवाम से मिलते ही नहीं, अपने इलाकों में जाते ही नहीं, हम उन बुराइयों को जानते ही नहीं। तो हम जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ग्रॉस रूट के, जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं, उसको हम जानते ही नहीं। तो हम आपको क्या बताएं, हम वही बताते हैं जिस सर्कल में हम मूव करते हैं। तो जनाब अली सेम हियर, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। जब ये लोग उतरते हैं अपनी सीटों से तो ये अवाम के दरमियान में जाते हैं, मोहल्ले गलियों में जाते हैं, अपने पुराने लोगों से मिलते हैं, लोग प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो ये खूब बोलते हैं ऑपोजिशन में बैठ के अपने हुकूमत के खिलाफ। और जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो फौरी तौर पे अपने हल्के से राब्ता तोड़ते हैं और पार्लियामेंट में चले जाते हैं, पार्लियामेंट लॉन्चेस में रहते हैं, इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में एसी लगा के घूमते हैं, आगे पीछे प्रोटोकॉल होता है, इन तक अवाम पहुंच ही नहीं पाती। जब पहुंच ही नहीं पाती तो मसाइल पहुंच ही नहीं पाते, और ये जाके सिर्फ वजीर आजम और को बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं और बताते हैं कि आप बस अवाम आपसे खुश होगी, और खुद वजीर आजम तक पहुंचना रसाई बहुत मुश्किल हो जाती है। सोच पता ही नहीं महंगाई। वजीर खजाना हमारे एक बड़े बिजनेसमैन है और उनको पता ही नहीं है गरीब के मसाइल हैं क्या, गरीब के मसाइल होते क्या है, वो किस तरह से मैनेज करेंगे। गरीब को स्टेक होल्डर है, जो सबसे बड़ा हमारा स्टेक होल्डर है, उसको आप साइड कर देते हैं और खुद से एक बजट बनाते हैं और कहते हैं कि जी इसमें गुजारा करके देखें। अब 32,000 से 37,000 रुपए में आज वजीर खजाना 4 बच्चों के साथ गुजारा करके देखे, जिसका घर अपना नहीं है। क्या आपने ये सोचा? बट क्या करें, अनफॉर्चुनेट हम बहुत दूर तक चले जाएंगे। अजीब किस्म की कंडीशन के बाद मैं अगर आपको ये कहूं कि हुकूमत को सिर्फ ये पड़ी हुई है कि मौलाना फजल रहमान साहब को मना लिया जाए। मियां शहबाज शरीफ साहब किसी गरीब को मिलने के लिए नहीं गए, वो मौलाना फजल रहमान साहब को मिलने के लिए चले गए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने आज यके बाद दीगरा पहले मुलाकात की है बिलावल भुट्टो साहब के साथ, फिर जरदारी साहब के साथ, और फिर मौलाना फजल रहमान के साथ। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मौलाना फजल रहमान की कि मौलाना फजल रहमान अगर हमारे साथ में हुए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कितनी सीटें हैं मौलाना फजल रहमान के पास जो आपकी हुकूमत डामाडोल नजर आ रही है आपको। आप कितने अनकॉन्शियसली काम करते हैं ये भी नहीं मुझे पता। मुझे जो पोस्ट आपकी बजट कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर सहाफियों के जो जवाबात आप नहीं दे पाए वजीर खजाना साहब, वो जरा मुझे बताइए कि किस तरह से आप वजीर खजाना साहब ने एक सवाल के जवाब में तो उन्होंने सेक्रेटरी खजाना को देखा कि आप इसका जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं इसका जवाब, वो भी नहीं दे पाए। और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जिसपे उन्होंने ये पूछा था कि फिर एक सहाफी ने पूछा कि जनाब हम क्या आप हमें इस बात का यकीन दिला सकते हैं आज कि 5 जून 2025 से पहले आप कोई मिनी बजट पेश नहीं करेंगे? इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि जितनी आपने मैसिव टैक्सेस लगा दिए हैं उसके बाद कोई नया मिनी बजट 30 जून 2025 से पहले नहीं आएगा। 2 टोक यकीन दहानी काइंडली, क्योंकि आप खुद ही डिसीजन कर चुके हुए हैं तो आपको यकीन दहानी कराने की क्या जरूरत है, इसलिए इसका कोई जवाब। तो इस पे भी उन्होंने कोई ऐसा, उन्होंने कहा जी आप तो बात पे अड़ गए हैं, आप तो ये कर गए। वो बात का आए बाएं शायद से जवाब दे रहे थे, वो बिल्कुल सही जवाब नहीं दे रहे थे। 45,000 रुपए की वाले बंदे की, कमाई वाले की सिम ब्लॉक कर देना और बड़े बड़े लोगों का लीक्स में नाम आना और उनकी जदादों और उनके बारे में ना पूछना के सवाल के ऊपर उन्होंने ये कहा कि मैं माफी मांग लेता हूं उससे जिसकी सिम अगर गलत ब्लॉक हुई है। तो सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी जाती है, किसी में जरूरत हुई है किसी से पूछ ले। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है जिसके पास साइकिल तक नहीं है। अगर कोई सिम गलत ब्लॉक हुई है मैं उसमें माफी मांगता हूँ।
आप करने के बाद माफी मांगते हैं। कभी आपने किसी बड़े को पकड़ने के बाद उससे माफी का तकाजा किया कि जी हाँ सॉरी सॉरी, हमसे फलान जगीरदार पकड़ा गया है और उसके पास से निकला कुछ नहीं, हम उससे माफी मांग लेते हैं? आप उस पर हाथ डालते हुए ही पहले डरते हैं, आप उसकी सिम ब्लॉक करते हुए ही पहले डरते हैं। तो क्यों गरीब आदमी से आप नहीं डरते? गरीब आदमी पाकिस्तान का 95% है, आप 5% से डरते हैं, आप 95% से नहीं डरते। बहुत कहा जाता है जी कि जी गरीब अवाम दोस्त बजट, गरीब बजट। मुझे ये नहीं समझ आती ये कौन सा बजट है, और इस बजट के ऊपर मैं, आप और आम अवाम क्यों बहस करें? क्यों बहस करें? कल और महंगाई होगी, परसों और महंगाई होगी, चौथ और महंगाई होगी। क्या आईएमएफ ने आपको ये श्योरिटी दे दी है, ये बजट अप्रूव कर दिया है कि इसके बाद आप मजीद हम पे टैक्स नहीं लगाएंगे? क्या आईएमएफ से आपने ये श्योरिटी ले ली है कि इसके बाद, इस बजट के बाद 1 साल तक पाकिस्तान में और कोई चेंजिंग नहीं आएगी? फिर किस चीज का बजट? बजट तो आप हर 15 दिन बाद देते हैं। 31 की रात को पता चलता है, 30 की रात को पता चलता है सुबह पेट्रोल महंगा हो रहा है, फिर 5 तारीख को पता चलता है पेट्रोल महंगा हो रहा है। मुझे अपना बचपन याद है कि हमारे घर में लोग कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठ जाते थे बजट सुनने के लिए, बजट की तकरीर सुनने के लिए कि जी पूरा साल जो है ये देखना बजट में ये चीज महंगी हो जाएगी, बजट में ये चीज सस्ती हो जाएगी, और पूरा साल फिर उसी की कैलकुलेशन पे चलते थे। किसी चीज पे वो रिलाई कर सकते थे। आज हम बजट सुन के भी इग्नोर कर देते, यार कौन सा बजट, बजट में तो फिर चीजें बदली जानी है, फिर सारी चीजें फारिग हो जानी। बजट में जो चीजें बड़ी है ना, वो सिर्फ फायदा उन लोगों को हो रहा है जो उमरा है, जिनके हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस, हमारे तमाम कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के मेंबर्स, उनकी जिंदगियों में और अयाशियां और ज्यादा खुशियां और ज्यादा पैसा आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसपे हम यकीन कर सकें। उनकी मराद जो बड़ी हैं सिर्फ वो कायम रहेंगी, हो सकता है वो बढ़ जाए, उनमें कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तान के और बजट की पूरी चीज पे आप किसी चीज पे बिलीव नहीं कर सकते। चलिए, महंगाई का रोना रोते रोते तो मैंने अपने बड़ों को देखा, उसके बाद खुद भी बड़ी हो गई, फिर जवान हो गए, और अब बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं। मगर एक आज कराची की खबर सुन के मुझे बहुत हैरत हुई, जिसमें एक डीएसपी ने डकैती डाली अपने साथियों के हमरा, और डीएसपी जफर साहब जो से हैं, उन्होंने एक पान शॉप के ऊपर डकैती डाली, और मुदई जो मुकदमा थे उन्होंने उसे पहचान भी लिया। एक डीएसपी को क्या ऐसा जरूरत पड़ी कि उन्होंने एक पान शॉप के ऊपर डकैती डाली? पहले उनके बेटे का नाम आ रहा था, मगर जब मुदई मुकदमा ने पहचाना तो उसमें डीएसपी और उनके साथी जो है वो शामिल थे। अब हुकूमत क्या करेगी? सिंध की हुकूमत क्या करेगी? कराची की हुकूमत क्या करेगी? वो लोग जिनसे हम तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, हम कहते हैं कि जी सामने पुलिस वैन खड़ी है, पुलिस स्कॉट खड़ी है, तो यहाँ पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। जिन लोगों को रात के टाइम हम खुद आराम की नींद सोते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, हमारी लोग, हमारी लॉ एंड ऑर्डर फोर्स एजेंसीज जाग रही हैं, तो हम सो रहे हैं। अगर उन लोगों से ही हम महफूज नहीं रहेंगे तो किस तरह हम पाकिस्तान में अपनी जिंदगी महफूज गुजार सकते हैं? इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज और मजबूत हाथों में रखे, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।